दोस्तों, बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल 4 अक्टूबर 2020 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए। यह वीडियो बिहार होमगार्ड 24 जनवरी 2021 एग्जाम के लिए भी उपयोगी है और बिहार पुलिस कांस्टेबल 14 मार्च एवं 21 मार्च 2021 एग्जाम के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि एग्जाम जो लिया गया था 4 अक्टूबर 2020 को CSBC के द्वारा, और बिहार लेडी कांस्टेबल, बिहार होमगार्ड कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल तीनों का सिलेबस एक समान है। तो पूरा सभी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और देखिए आप कितना सही बना पाते हैं, और विस्तार से डिस्कशन के साथ सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। साथ में आप बनाते भी चलिएगा, 5 सेकंड का समय लेना है, और आप 100 में से कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, बिहार में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी देवघर जिले से। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। रोहिणी जगह का नाम भी याद रख लीजिएगा। अभी वर्तमान समय में देवघर जो है झारखंड में है, लेकिन उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। हिंदी से रिलेटेड इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी विषय से क्वेश्चन है। कोणार्क नाटक के जो कवि थे जगदीश चंद्र माथुर, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार पुलिस एग्जाम में हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक कौन से वंश के थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे और शिशुनाग के पुत्र का नाम है कालाशोक। यह भी याद रख लीजिएगा, शिशुनाग के पुत्र थे कालाशोक। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। दक्षिण भारत के भाषा से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी जो भी भाषा का नाम बताएंगे सभी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश से जो संबंधित भाषा है तेलुगु है, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, तो तेलंगाना की भी भाषा जो है तेलुगु ही है, तो सही आंसर हो जाएगा तेलुगु। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हो गया तेलुगु, कर्नाटक का कन्नड़ है, केरल का मलयालम है, और तमिलनाडु का तमिल है। तो पांचों राज्यों का भाषा आप याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1956 में आंध्र प्रदेश गठन के समय जो यहाँ पर अलग हुआ था भाषा के कारण से ही तेलुगु भाषा संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जीन की खोज किसने की थी। जीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है जोहानसन ने 1909 ईस्वी में जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया खोज पूछा गया है, तो जीन की खोज जो की है मेंडल ने। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है जोहानसन 1909 में, और लेकिन खोज जो किया है मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है, पावापुरी बिहार के किस जिले में है। पावापुरी जो है बिहार के नालंदा जिला में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहीं पर महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। और नालंदा से रिलेटेड और याद रख लीजिएगा, राजगीर जो है नालंदा जिला में है। यह भी पूछा जा सकता है कि राजगीर किस जिला में, तो राजगीर बिहार के नालंदा जिला में है, पावापुरी भी बिहार के नालंदा जिला में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। साथ ही यह भी आपको याद रखना है, प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, यह भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और विटामिन बी से जो होता है बेरी रोग। विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग, मसूड़ा से संबंधित है, दांत से यानी मुंह से संबंधित यह है। और विटामिन डी से जो होता है रिकेट्स होता है, इसको सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें जो है यह बच्चों को होता है जनरली, इसमें बॉडी जो है एक तरह से सूखी जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की जो खोज की है जेम्स चैडविक ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जेम्स चैडविक ने 1931 यहाँ पर वर्ष भी दे दिया गया है। और गोल्डस्टीन जो खोज किया प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जे थॉमसन। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को में परिवर्तित करता है। यानी एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, यह आपको बताना है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। इंजन का जो काम होता है किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यह हो गया। और यहाँ पर वाष्प पूछा गया है, तो वाष्प यानी ऊष्मीय ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ जैसे रासायनिक ऊर्जा, तो यह तो बिल्कुल भी नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा भी नहीं होगा। यहाँ पर विद्युत उत्पन्न नहीं होता है, यांत्रिक यानी यांत्रिक की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे में जो प्रयोग करते हैं हीलियम गैस का, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकुल का संधि विच्छेद है। व्याकुल शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वीज और आकुल होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यह स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि में यन संधि का है उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। CO2 सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मीन्स होता है वैश्विक, वार्म मीन्स हो गया गर्म, यानी विश्व स्तर पर तापमान में वृद्धि, तो CO2 के कारण से होता है। मेन जो है इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, रूट 5 क्या है? रूट 5 जो होगा अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं अमीटर यंत्र का, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेंटीमीटर से लंबाई को मापते हैं और किलोग्राम से जो हो गया द्रव्यमान को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और विद्युत हीटर का कुंडली बना होता है नाइक्रोम का, यह भी पूछा जाता है। और विद्युत फ्यूज जो बना होता है सीसा एवं टीन का, यह भी याद रख लीजिएगा। विद्युत फ्यूज में जो मिश्रण होता है सीसा एवं टीन का, विद्युत हीटर में होता है नाइक्रोम, और विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है यह। बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर एग्जाम में 6 दिसंबर 2020 को WHO का मुख्यालय पूछ लिया गया था। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ है यह आपको याद रखना, कब स्थापना हुई थी यह भी याद रखना है आपको। WHO का जो पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। यही क्वेश्चन पूछा गया था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? इस तरह से कोई वृत्त है और वृत्त में सबसे बड़ी जीवा इसमें पूछा जा रहा है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास होती है। इस तरह से व्यास हो गया, बीच में यहाँ पर सेंटर केंद्र हो गया। तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है व्यास है, इससे अधिक नहीं है कोई भी। त्रिज्यात हो गया, त्रिज्या तो व्यास का ठीक आधा होता है। और परिधि हो गया चारों साइड का घेरा, तो व्यास ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? भारत का जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च पर समाप्त होता है। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत का वित्तीय वर्ष कब खत्म होता है, तो 31 मार्च को, और शुरू जो होता है 1 अप्रैल से। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और RBI का भी आपको याद रखना है फाइनेंशियल ईयर। RBI का जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जुलाई से शुरू होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है RBI का कब से वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। 1 जुलाई से शुरू हो रहा है तो 30 जून पर खत्म भी होगा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है दिल्ली में नहीं है, मुंबई में है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। RBI का जो मुख्यालय है मुंबई में है। और कुछ पॉइंट याद रखना है यहाँ से आपको। RBI की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, इसको आप बनाइएगा जरूर, वीडियो को रोक करके आप कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 7, 8, 9, 12 x का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। माध्य यहाँ पर 10 दिया हुआ है। माध्य बराबर जो सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या।
परीक्षण यहाँ पर कितना है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। टोटल परीक्षण 5 दिया हुआ है। तो सभी को जोड़ दीजिए और परीक्षण की संख्या से भाग दे दीजिए, यही माध्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन में माध्य दिया ही है पहले से 10 और x का मान निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले आप सभी परीक्षणों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो होगा 7 + 8 को जोड़िएगा 15 हो गया, 15 में 9 जोड़िएगा 24 हो गया, 24 में 12 जोड़िएगा 36 हो गया। तो 36 + x हो गया। यहाँ पर माध्य बराबर लिखते हैं, माध्य 10 दिया हुआ है तो माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग। तो परीक्षण का योग कितना हो गया, यहाँ पर 36 + x आ गया बट्टा परीक्षणों की संख्या। तो टोटल यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर x का मान जो आएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा, 10 में 5 से गुना करने पर होगा 50 और इसके बाद -36 करना पड़ेगा। तो -36 यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर मान जो आ जाएगा 14 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया 14। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है COOH में कार्यात्मक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर बताना है आपको। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप आपको बताना है। यह जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर H जुट गया COOH में, तो HCOOH यह जो सूत्र है फॉर्मिक एसिड का सूत्र है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है फॉर्मिक एसिड का सूत्र, तो याद रख लीजिएगा HCOOH हो गया। और इसके बाद एसिटिक अम्ल का भी सूत्र पूछा जाता है। तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3 हो गया और COOH। पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ यह फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है और दूसरा जो है यहाँ पर एसिटिक अम्ल का सूत्र है। दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए स्याही का प्रयोग किया जाता है। वोट देने के लिए मतदाताओं के लिए स्याही, जो हाथ पर नाखून पर जो स्याही लगाते हैं उसमें जो प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल युक्त स्याही। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होता है AgNO3। चांदी का जो संकेत है Ag है, अर्जेंटम इसको कहते हैं। AgNO3 हो गया इसका रासायनिक सूत्र। इसके बाद है यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में किया जाता है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो रासायनिक सूत्र हो गया AgBr हो गया और इसका प्रयोग फोटोग्राफी में करते। एक और होता है सिल्वर आयोडाइड, AgI हो गया। सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा के रूप में, तो यह भी याद रख लीजिएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं और फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। और वोट देने के लिए जो इंक का प्रयोग करते हैं उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। 3 यहाँ से सिल्वर से रिलेटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन मात्रक से रिलेटेड पूछा जाता है। तो शक्ति का जो ऐसा मात्रक है वाट है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। अब एक और क्वेश्चन माध्य से रिलेटेड है, इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर वैल्यू चेंज है। इसको भी आप बनाइएगा। क्वेश्चन है 6, 8, 9 x 13 का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करें। माध्य यहाँ पर 10 दिया हुआ है। माध्य बराबर जो सूत्र होता है सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। परीक्षण का योग निकाल लीजिए। यहाँ पर टोटल 5 परीक्षण दिया हुआ और सभी को जोड़ दीजिए। तो 6 में 8 जोड़िएगा 14 हो गया, 14 में 9 जोड़िएगा 23 हो गया और 23 में 13 जोड़िएगा 36 हो गया और x हो गया 36 + x हो गया। माध्य बराबर जो सूत्र होता है, माध्य 10 है तो 10 बराबर लिख रहे हैं यहाँ पर। माध्य बराबर हो गया सभी परीक्षणों का योग 36 + x बट्टा परीक्षणों की संख्या। परीक्षण कितना है, 5 है, तो 5 और सॉल्व कर दीजिए। x का मान यहाँ भी आपको 14 ही आएगा। दोनों का आंसर सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तरल तत्व कौन सा है। तरल यानी द्रव अवस्था में कौन सा इसमें से तत्व है। तो पारा जो होता है द्रव अवस्था में, पारा मेटल है, धातु है। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है इसमें से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु में तो पारा है और अधातु में नॉन मेटल में जो है ब्रोमीन है, यह भी याद रख लीजिएगा। और पारा का जो संकेत होता है Hg होता है और ब्रोमीन का संकेत है Br। ब्रोमीन जो है अधातु नॉन मेटल है, पारा होता है धातु। तो सही आंसर हो जाएगा पारा।
अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, तो उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा। साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन और सिंपल सा ही क्वेश्चन, इसको भी आप बनाइए। साधारण ब्याज बराबर जो सूत्र होता है P गुने R गुने T बाय 100। P जो है यहाँ पर मूलधन है, R जो है यहाँ पर दर है और T जो है समय है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, और R दर जो दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है 3 वर्ष। सभी को गुना करके 100 से भाग दे दीजिए, 10,000 हो गया। इसके बाद है यहाँ पर R जो दिया हुआ है 5% वार्षिक दिया हुआ है, इसके बाद समय दिया हुआ है 3 साल, और 100 से इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा 1500 आ जाएगा। 1500 हो गया यह साधारण ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज इसमें नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा, यानी मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर जो सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है यहाँ पर 10,000 और ब्याज जोड़ दीजिए, 10,000 में जो जोड़ दीजिएगा 1500, तो 11,500 आ जाएगा। 11,500 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बेसिक सा ही क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं। वैषम यानी कक्ष, चैम्बर कितना पाया जाता है। तो मनुष्य के हृदय में जो है 4 चैम्बर है, 4 वैषम हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है। सलीवा यहाँ पर इंग्लिश नाम दिया हुआ, लार का इंग्लिश नाम होता है सलीवा। तो अगर लार दिया हुआ रहता तो आप बना लेते। एग्जाम में साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इंग्लिश नाम ही देखने को मिलेगा। तो लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो मीठा, ग्लूकोज एवं शर्करा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बसो मेरे नैनल में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। यह जो रचित है मीराबाई द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि है। यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, यह तीनों जो है 3 प्रमुख काव्य धाराएं हैं, और इसमें से जो घनानंद प्रसिद्ध है रीति मुक्त के लिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा गया है, तो चाल बराबर जो सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। अगर एक सूत्र आप याद रखिए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अगर सभी नहीं याद रख पाते हैं तो उसी से आप समय भी निकाल सकते हैं। समय बराबर जो सूत्र हो जाता है दूरी बट्टा चाल। दूरी है 480 किलोमीटर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये चीज़ कि यहाँ पर किलोमीटर है, तो यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही रहना चाहिए, तो आंसर भी घंटा में ही आएगा। अगर यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड रहता तो फिर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ता। समय बराबर जो सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी है 480 और यहाँ पर जो हो गया चाल हो गया 80। 480 को 80 से भाग दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। यही आंसर हो गया 6 घंटा। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, इन सभी का सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी आप लोगों को इससे पहले एसिटिक अम्ल हो गया और फॉर्मिक अम्ल का भी सूत्र बताए हैं, तो उसको भी याद रख लीजिएगा। C12H22O11 यह जो सूत्र है चीनी का सूत्र है, और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और चीनी का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह भी पूछा जाता है, शुगर चीनी का सूत्र क्या है, तो C12H22O11 है, और ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है। इस कविता के जो लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सी टीका लगाया जाता है। बच्चे को जन्म लेने के बाद 24 घंटे के अंदर जो टीका लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी टीका। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। डेयरी जो संबंधित है दूध से संबंधित है, तो दूध इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। 5 के प्रथम 8 गुणज पूछा गया। गुणज मीन्स ऐसे होता है जैसे 5 में 1 से गुना कीजिए, 5 में 2 से गुना कीजिए, 5 में 3 से गुना कीजिए, इस तरह से आप लिखते जाइए 8 तक। 5 में 3 हो गया,
और 8 तक लिखना है। 5 में 8 से गुना कीजिएगा, 8 तक पूछा गया, प्रथम 8 तो 40 हो गया। और यहाँ से आप सभी को लिख दीजिए। 5 में 1 से गुना करने पर 5 हो गया, 5 में 2 से गुना करने पर 10, 5 में 3 से गुना करने पर 15, 5 में 4 से गुना कीजिएगा 20। इस तरह से सभी को जोड़ दीजिए और जो मान आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी को जोड़ने के बाद मान जो आएगा 180 आएगा। तो 180 इसका सही आंसर हो गया। बेसिक सा ही क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आप बना लीजिएगा इस तरह से। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 तक लिखना है। तो 180 सभी को जोड़ने पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति है। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता या एक उत्पादक होता है उसको जो कहा जाता है मोनोपोली, एकाधिकार, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मोनोप्सोनी है, मोनोपोली होता है, MONOPOLY होता है, इसको एकाधिकार कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर उत्पादक भी दिया जा सकता है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता या एक उत्पादक होता है, ऐसे बाजार को जो कहा जाता है एकाधिकार कहा जाता है, यानी उस पर एक ही आदमी का अधिकार रहता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है नरम लोहे का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नरम लोहे से बनाया जाता है और इसका जो प्रयोग करते हैं विद्युत मोटर में, टेलीफोन में, लाउड स्पीकर में, इन सभी में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है विद्युत चुंबक का प्रयोग किस में करते हैं, तो विद्युत मोटर, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, इन सभी में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि पादप है। इसमें से कौन सा लुप्तप्राय औषधि पादप है यह आपको बताना है। तो इसबगोल इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो है लुप्तप्राय की स्थिति में है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के आधारित है वह है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऊर्जा का नियम। अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। बिहार पुलिस एग्जाम में द्विघात समीकरण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और यह भी क्वेश्चन द्विघात समीकरण से ही संबंधित है। क्वेश्चन है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। इसमें मूल समान है, तो मूल समान जो होता है तो d बराबर जो होता है 0 होता है और d का जो सूत्र है b² माइनस 4ac है। d बराबर हो गया b² माइनस 4ac और मूल समान कहा गया है तो b² माइनस 4ac बराबर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा और b² का आपको मान निकालना है तो b² बराबर जो हो जाएगा प्लस 4ac। प्लस माइनस 4ac नहीं होगा, जब रूट में कोई मान रहता है तो बाहर आता है तो प्लस माइनस 4ac इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड गया है तो सिर्फ प्लस रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, b² बराबर 4ac। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि p और q विषम संख्याएं हैं तब विषम में कौन सी संख्या सम है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपल सा आप 1 से लेकर 10 तक की संख्या लेकर चेक कर लीजिए और यही टेक्निक है इसको बनाने का। तो यहाँ पर पूछा गया है पी क्यू विषम संख्या है तो विषम में कौन सी संख्या सम है। सिंपल सा होता है, दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, p प्लस क्यू। अगर आप बनाना चाहेंगे तो इस तरह से, जैसे दो विषम संख्या ले लीजिए 3 और 5 है, दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 8 यहाँ पर आ गया। और मान लीजिए 11 और 13 ले लीजिए तो 11 13 दोनों को जोड़िएगा तो 24 आ गया। यहाँ पर 24 जो है सम है, तो यानी दो विषम संख्याओं का योगफल जो है सम है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, p प्लस क्यू। p अगर विषम संख्या और q भी विषम संख्या है तो दोनों का योगफल जो होगा सम संख्या। अगला क्वेश्चन है, पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। अगर आप पेन खरीदते हैं तो उसके साथ स्याही यानी इंक की भी जरूरत है, दोनों जो है संयुक्त मांग है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आप कार खरीदते हैं तो कार के साथ साथ आपको पेट्रोल भी खरीदना ही पड़ेगा, तो इस तरह के मांग को जो कहा जाता है संयुक्त मांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म के प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। शंकराचार्य जो संबंधित है हिंदू धर्म से तो सनातन धर्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है। वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण से। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। यहाँ पर डेट के साथ पूछ दिया गया है, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में। अब यहाँ पर डेट पूछ दिया गया तो इस कारण से आपको डेट भी याद रखना है। बक्सर का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध और पानीपत का युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को और अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव, यह भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है।
प्लासी के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था और अंग्रेज की तरफ से युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य का जो अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व है? इसमें से जो तत्व हो जाएगा हीरा हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हीरा क्यों तत्व है? तो इसका रीजन समझ लीजिए। तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी आप तत्व ले लीजिए, सोना चांदी, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हीरा भी जो है कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बना है, तो एक ही प्रकार के कार्बन के परमाणु से मिलकर बना है, तो इस कारण से हीरा भी क्या होगा? तत्व ही होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। अच्छा सा क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड इससे पहले भी था। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में इंजन। इंजन का जो काम होता है किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना। जैसे इससे पहले क्वेश्चन था वाष्प इंजन, तो वाष्प इंजन क्या करता है? ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इंजन नहीं होगा। इसके बाद है जनित्र। जनित्र यानी जनरेटर, डायनेमो भी इसको कहते हैं। डायनेमो का जो काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना, यह भी नहीं होगा। इसके बाद है मोटर। तो मोटर का जो काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, विद्युत कोष। विद्युत कोष यानी सेल हो गया यहाँ पर। विद्युत कोष, सेल भी इसको कह सकते हैं। और बैटरी, विद्युत बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बैटरी में पहले से उसमें केमिकल के रूप में प्रयोग करते हैं, केमिकल दिया हुआ रहता है, तो रासायनिक ऊर्जा हो गया और उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? यहाँ पर ताप जो है फिक्स किया गया और गैस के निश्चित द्रव्यमान का, द्रव्यमान भी यहाँ पर कांस्टेंट है, निश्चित है, तो आयतन कम करने पर, आयतन को कम किया जा रहा है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब एवं आयतन के बीच जो रिलेशन होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है रिलेशन, यानी उल्टा रिलेशन होता है। यहाँ पर आयतन अगर कम करेगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आयतन बढ़ाया जाएगा तो दाब क्या होगा? कम होगा। तो आयतन कम किया जा रहा है तो दाब बढ़ेगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उल्टा रिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? सार्क में टोटल 8 देश है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 17 जनवरी को कल ही एग्जाम में ब्रिक्स से रिलेटेड पूछ दिया गया था, तो ब्रिक्स में टोटल 5 देश है। ब्रिक्स का तो बिल्कुल क्लियर है, नाम से ही है, तो BRICS हो गया, टोटल 5 देश है। बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, एस से हो गया साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से भी पूछ दिया जाता है। और दूसरा यहाँ पर सार्क का भी आपको याद रखना है, इसको इंग्लिश में से RC इस तरह से होता है। और सार्क में टोटल 8 देश है, 8 देश का नाम याद रख लीजिए, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। देश इस प्रकार से है, भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। और सार्क की जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को और मुख्यालय है काठमांडू में। इसमें पूछा जा रहा है सार्क का सदस्य कौन? सार्क का सदस्य है, इसमें से मालदीव है, मॉरिशस, जापान, चीन नहीं है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। तो 8 देश है, 8 का नाम याद रख लीजिए फिर बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का क्या कहते हैं? तो अमीटर कहते हैं। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, और दूरी का ऐसा मात्रक हो गया मीटर। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई होती है, एवरेज ऊंचाई की बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर है। और ध्रुव पर होता है 8 किलोमीटर, ठंडा प्रदेश में कम है और जहाँ गर्मी है वहाँ पर अधिक होता है। तो ध्रुव पर हो गया 8 किलोमीटर के लगभग, और विषुवत रेखा पर होता है 15 से 18 किलोमीटर तक। तो एवरेज जो माना जाता है 10 से 12 किलोमीटर, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एवरेज आपको याद रखना है 10 से 12 किलोमीटर। और एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा इसके करीब में 10 से 15 के बीच में, बाकी सभी ऑप्शन ज़्यादा ही वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है?
लोहे पर जंग लगना जो उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का, लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है और यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तीनों पॉइंट याद रख लीजिएगा, लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है और यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और यह ऑक्सीकरण है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? गन्ना का जो सर्वाधिक उत्पादक देश है भारत नहीं है, ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है प्रथम स्थान पर है और भारत जो है दूसरे स्थान पर है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की जो कमी से होता है घेंघा रोग, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम है चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से याद रखना है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। और इसमें और जुट जाएगा जय अनुसंधान। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का जो नारा दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2019 में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के अवसर पर, इसमें जय अनुसंधान भी जोड़ा गया है, यानी रिसर्च भी जोड़ा गया है साइंस के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए जो आवश्यक तत्व है यानी मांग डिमांड जो बढ़ना चाहिए, तो वस्तु की इच्छा, यानी आप में वस्तु कोई भी है उसको खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, एक निहित मूल्य, तो यह भी सही है। फिक्स प्राइस होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा दाम है फिर भी आप नहीं खरीदिएगा। साधन व्यय करने की तत्परता यानी खर्च करने की तत्परता, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है। अर्थशास्त्र में उत्पादन यानी प्रोडक्शन का जो मतलब होता है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का जो साधन है श्रम, पूंजी, कारखाना सभी है, लेकिन सबसे जो इसमें सक्रिय पूछा गया तो श्रम हो जाएगा। श्रम यानी मजदूर, यह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूचकांक निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औषध है। कोई भी सूचकांक जो बनाया जाता है तो उसमें जो सर्वोत्तम औसत जो होता है समांतर माध्य, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल किससे मापा जाता है? पेट्रोल द्रव है और द्रव को मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं लीटर का, तो सही आंसर जो हो जाएगा लीटर। किलोमीटर से दूरी को मापते हैं, मीटर से भी दूरी को मापा जाता है या लंबाई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ से 3-4 पॉइंट आपको याद रखना एग्जाम के लिए जरूरी है। एल्केन का जो रासायनिक सूत्र है, यहाँ पर एल्केन का जो फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 और CnH2n-2 होता है एल्काइन का। एल्किन का होता है CnH2n। सीरियल से याद रख लीजिएगा, एल्केन का जो सूत्र है CnH2n+2 है। इसके बाद यहाँ पर +2 हट जाएगा तो एल्किन का हो जाएगा। CnH2n एल्किन का है और -2 रहेगा तो एल्काइन का होगा CnH2n-2। अगला क्वेश्चन है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चाय के उत्पादन में सर्वाधिक स्थान, प्रथम स्थान पर जो है चीन है। भारत का जो स्थान है दूसरा है। इससे पहले गन्ना से रिलेटेड था, तो गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है और चाय उत्पादन में भी भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान पर चीन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वाधिक, तो सर्वाधिक में चीन होगा, फर्स्ट नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। इस कारण से चीन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। यह भी पूछ लिया जाता है कुशीनगर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो है नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, पोखरन क्या है? पोखरन जो है राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर जिला में है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहीं पर परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोवा में पहला शासक किसका था? गोवा में पहला जो शासक था इसमें से पुर्तगालियों का। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है?
मंत्रिपरिषद यानी कोई भी मंत्री की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और राज्यों में मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जैसे पूछ लिया जाता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल हो गया। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री हो गया और जितने भी मंत्री है, जैसे वित्त मंत्री हो गया, रेल मंत्री, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश रिलेटेड है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ, इसका हिंदी रूपांतरण आपको ट्रांसलेशन बताना है। क्वेश्चन है यहाँ पर, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम। तो ही इज गुड वह अच्छा है, इन है इसके बाद हो गया में, बोथ मीन्स के साथ, स्टडीज एंड गेम अध्ययन करने में और गेम खेलने दोनों में अच्छा है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, खेलने में और पढ़ने में वो अच्छा है। तो सटीक नहीं दिया हुआ है, सही तरीके से वाक्य रेंज में नहीं है। इसके बाद है वह पढ़ता और खेलता दोनों, यह भी सटीक नहीं है। सही आंसर जो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। इसके बाद है वह खेलता भी अच्छा है और पढ़ता भी अच्छा है। तो यहाँ पर अलग कर दिया गया है सेंटेंस को, दो सेंटेंस में दे दिया गया, इस कारण से नहीं होगा। ये बिल्कुल सटीक है, डी ऑप्शन, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ। अब यहाँ से हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बनाइए आप। व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य से पहले ही क्वेश्चन था। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का जो सही अर्थ होगा दृढ़ निश्चय करना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पीड़ा उठाने का मीन्स यहाँ पर हुआ कि किसी दूसरे के कार्य को करने का यहाँ पर जिम्मेदारी ले लिया है। और इसमें कहा जा रहा है किसी कार्य को करने का संकल्प करना, दृढ़ निश्चय इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो बहुत कुछ जानता हो उसको जो कहा जाता है बहुश्रुत कहा जाता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और बहुदर्शी का जो होता है जो बहुत कुछ देखा हो। अब बहुरूपिया हो गया जिसके बहुत सारा रूप हो, बहुश्रुत इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। एक शब्द का अनेक शब्द से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसको जो कहा जाता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दुर्लभ हो जाएगा। दुष्प्राप्त ऐसा कोई सार्थक शब्द नहीं है, दुष्प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। दुर्गम मीन्स होता है जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, तो यह हो गया जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो। और दुष्कर मीन्स जिसे करना कठिन हो, कोई काम को करना कठिन हो उसको दुष्कर कहते हैं। दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो, और जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसको दुर्लभ कहा जाता है। दुर्गम का भी याद रख लीजिएगा, दुष्कर का भी। और दुष्प्राप्त कोई सार्थक शब्द ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुद्रा मीन्स होता है रुपया हो गया, स्फीति मीन्स होता है गिरना। मुद्रा का वैल्यू कम हो जाना और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। मान लीजिए कोई पेन आप 5 रुपये में भी खरीद रहे हैं, तो यही पेन आपको 40 से 50 रुपये में मिलेगा। और पैसा का वैल्यू कम हो जाता है और सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो देख लीजिए अब ऑप्शन को, जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो बिल्कुल सही है। जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है। जो काम आप यहाँ पर मान लीजिए सब्जी आप 100 रुपये में खरीदते हैं, उसको खरीदने के लिए आपको 300 से 400 रुपये लगेगा। मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते, यह भी सही है। पूंजी का अवमूल्यन होता है, तो यह गलत दिया हुआ, पूंजी का अवमूल्यन नहीं होता है। देश की निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती, यह भी सही है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय जो होता है एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी मूल्य वस्तु और सेवाओं का धन मूल्य। यहाँ पर 2 साल है, 2 साल वाला नहीं होगा, 5 साल वाला भी नहीं होगा। और यहाँ पर बाहर दे दिया गया, देश से बाहर का, इस कारण से नहीं होगा। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह एक वर्ष में किसी देश को उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य है, सही है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला पूछ दिया गया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का सूत्र आपको बताना है। एनएनपी बराबर जो सूत्र होता है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास काउंट इसलिए किया जाता है, इसमें मूल्य ह्रास मीन्स यहाँ पर यह हो गया, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें जो भी कल पुर्जा मशीन लगा हुआ है, तो उसमें जो भी रिपेयरिंग का खर्च हो गया और कोई भी पार्ट टूट फूट गया, तो उन सभी के मूल्य को इसमें से घटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ है। तो अंगीकार जो किया गया है 26 नवंबर 1949 को,
और पूर्ण रूप से लागू हो गया है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर। 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में कितने सदन हैं? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा। भारतीय संसद के जो अंग है 3 अंग है, लेकिन इसमें सदन पूछा गया है, तो सदन जो होगा 2 ही होगा, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। सदन 2 ही होगा। अगर पूछा जाता है भारतीय संसद के कितने अंग है, तो 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है भारत में। अगला क्वेश्चन है किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पत्थर का औजार सबसे पहले जो पाया गया पुरापाषाण काल में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? वास्को डी गामा सबसे पहले जो आया था भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट जो है केरल में है, इसको कोझीकट भी कहते हैं। और यहाँ पर सूती कपड़े का नाम पूछा गया है तो कैलिको हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? 8 ग्रहों में बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है, पहले स्थान पर है दूरी के अकॉर्डिंग। और बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है सूर्य के अकॉर्डिंग। बात करें सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग तो बुध पहले स्थान पर है। बुध के बाद है शुक्र, इसके बाद पृथ्वी है। पृथ्वी जो है तीसरे स्थान पर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे लास्ट में जो है वरुण है, नेपच्यून है सबसे लास्ट में। अगला क्वेश्चन कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच को जो क्षेत्र को जो कहा जाता है उष्ण कटिबंध। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस क्षेत्र में जो है गर्मी अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? गाजर, मूली का बिल्कुल जड़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन गेहूं का जड़ नहीं आप खा सकते। गेहूं के पौधे का जड़ का प्रयोग नहीं करते हैं। गेहूं जो खाद्य रूप में हम लोग यूज करते हैं यह जो होता है पौधे का भ्रूण पोष होता है। यह भी पूछा जा सकता है। तो गेहूं का जो खाद्य योग भाग है भ्रूण पोष है। टेपियोका जो है इसका हिंदी नाम हुआ कसावा, यह भी जड़ से ही प्राप्त किया जाता है। भारत में इसका नहीं है, विदेश में है यह कसावा पौधा। टेपियोका का भी जड़ का ही प्रयोग करते हैं, तो नहीं पूछा गया है तो गेहूँ हो जाएगा। गेहूँ का प्रयोग नहीं करते हैं जड़ के रूप में। अगला क्वेश्चन है कौन से विटामिन की कमी के कारण से रक्त थक्का नहीं जमता है? विटामिन का नाम पूछा गया है और आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। रक्त का जो थक्का नहीं जमता विटामिन के कारण से प्लेटलेट्स हो गया और थ्रोम्बोसाइट, तीनों एग्जाम में पूछ दिया जाता है। प्लेटलेट्स के कारण से भी रक्त का थक्का नहीं जमता और थ्रोम्बोसाइट के कारण से भी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विटामिन का नाम पूछा गया तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के कारण से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती है। मानव की पसलियाँ जो जुड़ी होती है एस्टर्नम के साथ। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एस्टर्नम का जो हिंदी नाम हो उड़ा अस्थि हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ही गया है कि व्युत्क्रम होता है चालकता, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है चालकता। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो चालकता का जो हो जाएगा प्रति ओम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम उल्टा दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको जो डिनोट करते हैं इस तरह से, ओम का हो गया यह साइन और इस तरह से प्रति ओम हो गया। इसके अलावा भी इसको प्रति ओम को सीमेंस भी कहते हैं। ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चालकता का मात्रक है तो महो है, MHO इसको कहते हैं। इसके बाद हो गया सीमेंस भी इसको कहा जाता है। तो यह सभी मात्रक है। चालकता का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रख लीजिएगा। चालकता का जो मात्रक है मोहो है, प्रति ओम है, सीमेंस है। कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा इनमें से। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को कार्य बराबर जो सूत्र होता है W बराबर जो सूत्र होता है F गुना S गुना कॉस थीटा होता है। और इसमें न्यूनतम पूछा गया है। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री बराबर जो हो जाता है 0 हो जाता है। कॉस 90 डिग्री का मान जो होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 से गुना कीजिएगा, पूरा जो वैल्यू है यहाँ पर 0 आ जाएगा।
सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर ऊर्ध्वाधर रूप से इस तरह से 90 डिग्री पर सीधे अगर उठाकर कोई सामान को रखता है तो उस समय जीरो कार्य माना जाता है, क्योंकि साइंस की भाषा में यहाँ पर देखिएगा कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा सूत्र में है और कॉस 90 डिग्री का मान होता है जीरो, तो जीरो हो जाएगा पूरा कार्य। तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए तो जीरो कार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि अमलगम में आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, तो पारा होना चाहिए। पारद मिश्रण है, नाम में ही लगा हुआ है तो आसानी से बना लीजिएगा, पारा है। और पारा का जो संकेत होता है Hg होता है, इसको मरकरी भी कहते हैं। अमलगम के लिए आवश्यक रूप से जो है पारा होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन हरितगृह गैसों को पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है। हरितगृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस में जो है CO2 भी है और मुख्य रूप से जो उत्तरदायी होता है CO2 होता है। तो इसके कारण से क्या हो जाता है, तापमान बढ़ता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अभी आप देखिएगा बिहार का जो भी एग्जाम लिया गया या तो CSBC के द्वारा या BPSSC के द्वारा, सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन भारत सरकार की योजना से रिलेटेड पूछा जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर का आविष्कार कौन है। बैरोमीटर के जो आविष्कारक है टॉरिसेली है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बैरोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि कपास की जो खेती की जाती है यह किस क्षेत्र के अंतर्गत है, तो प्राथमिक क्षेत्र होता, लेकिन यहाँ पर आर्थिक गतिविधि दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है कृषि क्षेत्र, कृषि से रिलेटेड जो भी काम है, और यहाँ पर आर्थिक गतिविधि यानी उद्योग में ले जाकर यहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा जो बनाया जाता है फैक्ट्री में ही, तो फैक्ट्री जो हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, उद्योग हो गया द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, और सेवा क्षेत्र जो होता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे होटल हो गया, रेलवे में आप लोगों को सर्विस मिलती है, ये सभी जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत है। तो सही आंसर जो होगा इसका द्वितीयक क्षेत्र होगा, प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा। इसका रीजन आपको यहाँ से क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा बनाया जा रहा है यानी फैक्ट्री में लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। यह जो संबंधित है गंधार कला, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्रीको बौद्ध कला से जो संबंधित है गंधार कला। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म एवं राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नागरिक अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, नस्ल और इस आधार पर जो है निषेध है। तो सही आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है द बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के जो लेखक है VS नैपाल है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि जो कहलाती है पेलिंडावा संधि। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पेलिंडावा संधि। अगला क्वेश्चन है भारत को कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 100 में से आप कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम इससे लेवल हाई रहेगा। अभी आप जो 24 जनवरी को होमगार्ड का एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें आपको इसी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। CSBC द्वारा जो भी एग्जाम लिया जाता है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में लेवल हाई रहता है, बाकी एग्जाम में लेवल जो है नॉर्मल ही रहता है। तो इस कारण से इसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना ही लिए होंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, तो म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा।
और एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों से बर्मा को कब आज़ादी मिली है, तो 1948 में आज़ादी मिली है। यह भी याद रख लीजिएगा, 1948 में बर्मा को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है। और आप सभी अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।